नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सिद्धार्थनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें सिद्धार्थनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सिद्धार्थनगर के पटनी जंगल से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई, जहां जिसने प्रवासी मजदूरों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई उजागर कर दी है। सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले अमरीश पाल, जो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, आज खुद अपनों को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे। साल 2011 में शादी, फिर 2019 में रोजगार के लिए विदेश जाना और गांव में पक्का मकान बनवाकर खुशहाल जिंदगी का सपना। लेकिन साल 2025 में अचानक सब कुछ बदल गया। अमरीश पाल को सूचना मिली कि उनकी पत्नी, 2 मासूम बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को लेकर लापता हो गई है। सूचना मिलते ही अमरीश पाल सऊदी अरब से भारत लौट आए, लेकिन पत्नी और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने सदर थाने में तहरीर देकर पत्नी और साथ ही दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर है। यह मामला प्रवासी मजदूरों की उस पीड़ा को उजागर करता है, जहां विदेश में मेहनत और गांव में टूटा भरोसा जिंदगी को बिखेर देता है। तुम्हारी मम्मी कहीं चली गई, कब गई, क्या है? तुम तो मम्मी के साथ रहते थे ना? हाँ। पापा कहाँ रहते थे? पापा बाहर रहते थे। अच्छा, आप लोग साथ रहते थे? हाँ। मम्मी प्यार करती थी? नहीं, हमसे उतना नहीं करती थी, मेरे बहन से करती थी। अच्छा। हाँ। तो ये फिर क्या कैसे हुआ अचानक? क्या जब पापा तुम्हारे 2 साल पहले सऊदी अरब चले गए, तो इस दौरान क्या घर में तुम लोगों की देख रेख ठीक ठाक कर रही थी मम्मी? नहीं, उतना ठीक से नहीं कर रही थी, लेकिन कर रही थी। मतलब एक दिन पता नहीं शाम के टाइम किसी का फोन आया, तो कह रही थी कि मतलब सुबह के टाइम तुम आना, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। फिर क्या हुआ? तो सुबह के टाइम हमने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, तो कह रही थी कि चाहे जहाँ जाए, तुमसे क्या मतलब। अच्छा, आपसे बात थी नहीं, बताई नहीं? नहीं। फिर चली गई। तुम्हें याद आती है? हाँ, फोन लगाते हैं तो कहती है कि हम पूछते हैं कि मतलब कहते हैं चले आओ घर, तो कहती है कि नहीं आएंगे। हाँ। पूछते हैं कहाँ पर हो, तो बताती नहीं है। ये बताती भी नहीं कहाँ है? तुम कुछ कहते नहीं है कि मम्मी याद आ रही, यहाँ हमको बड़ी दिक्कत है, आप आ जाओ? नहीं, हमसे मतलब बात उतना सही से नहीं करती है। अच्छा, लेकिन ये है कि तुम्हारा फोन रिसीव करती हैं? हाँ। है ना? लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है? नहीं। तुम क्या चाहते हो? मम्मी को आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? जब दूसरे के साथ गए तो क्यों आना चाहिए? आप उसको पहचानते हो? हाँ। जानते हो कौन है, क्या है? कभी देखा है? हाँ। अच्छा। पहले कहती थी मेरे मतलब छोटी वाली मामी का भाई है, तो उसी के साथ मतलब वो आता था घर पे। अच्छा, आते थे वो? हाँ। कब पापा नहीं रहते थे जब? नहीं। अभी 2 साल पहले से? हाँ। हैं? जब पापा 2023 में बाहर गए, उसके बाद से उसका आना जाना शुरू हुआ था क्या? नहीं, बताओ 2025 में आना जाना उसका शुरू हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब चली गई हूँ। अच्छा, वो घर में आता था, रुकता था? हाँ। तो आप लोग कभी पापा को नहीं बताया कि हाँ कोई आता है, रुकता है? हम बताए थे पापा से। तो फिर उसके बाद वो लोग चले गए। अच्छा, उसके बाद चले गए। लेकिन है कि उसका नाम या कहाँ का रहने वाला, ये सब नहीं जानते हो आप लोग? नहीं। हैं? बस यही पता है कि हाँ मम्मी ने जो बताया था कि हाँ मामी के भाई हैं। हाँ। बस उतना ही जानते हैं। तो कभी पता करने की कोशिश की कि सही में उनकी मामी के भाई हैं क्या कि नहीं? नहीं, वैसे तो उनकी मामी का भाई नहीं, मतलब छोटी वाली मामी का भाई नहीं है। अच्छा। हाँ। तो फिर क्या मतलब, वो झूठ बोल रही थी आपको? हाँ। झूठे बात बता रही थी? हाँ। तो जाते वक्त भी कुछ नहीं बोली? तुमने पूछा नहीं? पूछे थे तो कह रही थी तुमसे क्या मतलब, हम चाहे जहाँ जाएं। हाँ। रोकने की तुमने और कहीं प्रयास नहीं किया कुछ कि हाँ भाई मम्मी मत जाओ या कुछ ऐसा? सबसे बता के गई थी कि हम अपने मौसी के घर जा रहे हैं। अच्छा, ये बता के गई थी? हाँ। इसीलिए तुम लोगों ने बहुत सीरियस नहीं लिया उसको क्या? हाँ। तुम लोगों को लग रहा था कि मौसी के यहाँ गई। हाँ। लेकिन फिर कैसे पता चला कि हाँ फिर वो आई ही नहीं? तो फिर हम मतलब गई तो हमसे कुछ नहीं बता रही थी। हाँ। पूछते थे। ये कैसे पता चला कि हाँ अपने प्रेमी के साथ चली गई?
वो मतलब शाम के टाइम फोन आया। अच्छा, इस वजह से तुम लोग हाँ तो आशंका जता रहे हो क्या? हाँ हैं? हाँ, तो मतलब कह रही थी कि आना तुम सुबह के टाइम, हम चलेंगे साथ में। हाँ। इसी वजह से तुम लोगों को लग रहा है। और लड़का आया भी है कितनी बार। अच्छा, आया भी है। तो कोई सुराग नहीं लग रहा है कि हाँ वो कौन है, क्या है जो आता था? नहीं, कुछ भी नहीं। नानी हमारी जानती है। अच्छा, नानी जानती है। हाँ, कौन लड़का है। चलो, अब क्या चाहते हो तुम? हम चाहते हैं कि मेरे बहन और मेरा भाई आ जाए। अच्छा, वो चाहे जहाँ जाए। तो मम्मी से कोई प्रेम नहीं तुम्हें भी अब? नहीं, क्यों नहीं? मम्मी से इतना क्यों नाराज हो गए? जब वो दूसरे के साथ गए तो नाराज तो होंगे। हमारा नाम अमरीश पाल है सर। अमरीश, क्या कहानी है, आप थाने दौड़ रहे हैं? कहानी सर ये है, हमारा शादी 2011 में हुई। ठीक। हमारा नाम अमरीश पाल है, हमारी पत्नी का नाम जया है। ठीक। और उसके बाद में शादी के बाद हम दोनों 8 साल 2011 से 2019 तक साथ में लगातार रहे। ठीक। हमारे 3 बच्चे हुए, 2 बेटा 1 बेटी हुई। उसके बाद में हम इधर, हमारा उतना इनकम नहीं हो पा रहा था इनका परवरिश करने के लिए, अच्छा शिक्षा देने के लिए। जी। तो हमने विचार किया कि चलें अब कहीं बाहर। तो बाहर सऊदी अरब में 2019 में हमने गया। 2019 में गया, उसके बाद में हम 2023 में लौटे। 23 में लौटने के बाद थोड़ा घर बनाया। अच्छा, जो कमाया उसका थोड़ा घर बनाया। ठीक है। उसके बाद में बच्चों के साथ 4 महीना रहा। 4 महीने के बाद हम 2023 में सऊदी अरब फिर रिटर्न गए। ठीक। उधर जाने के बाद हमारा बीवी के साथ अच्छा चल रहा था, हर चीज़ अच्छा चला। उसके बाद में हम उधर से हमारा 2 साल हुआ। अच्छा, 2023 में फिर से वापस गए? हाँ, फिर क्या हुआ? तो 2023 में गया तो 2024 के अच्छा चला, सब कुछ अच्छा चला। उसके बाद में बातचीत होती थी? बढ़िया बातचीत अच्छा होता था। उसके बाद में मेरा बीवी थोड़ा उसका माइंड वो हुआ, उसका किसी से अफेयर हुआ, अवैध संबंध हुआ। अच्छा, आप बाहर थे? बाहर थे हम सब। अच्छा, यहाँ पे आपकी पत्नी किसी के संपर्क में आ गई? हम बाहर थे। ठीक। तो हमारे आने से पहले हमारा बीवी 21 नवंबर 2025 को घर से चली गई। ठीक। तो मेरा बड़ा बेटा मुझे बताया फ़ोन करके कि माँ घर से चली गई है। तो हम उधर बहुत परेशान होके घर आया 14 दिसंबर को। फिर थाने गया, थाने में तहरीर भी दी, वहाँ थाने का चक्कर लगाता रहा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर कि हमारा बेटी हमको वापस मिलना चाहिए सर। अच्छा, साथ में रखेंगे? जी बिल्कुल रखेंगे सर। अच्छा, तो इस बीच कभी बात करने की कोशिश नहीं की किसी तरह से कि उसका पता लगाएं कहाँ है, क्या है? सर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारा फ़ोन नहीं रिसीव किया। बेटे से बात होती है लेकिन वो बोलती मैं नहीं आऊँगी। अच्छा, कहाँ है ये भी नहीं पता सर, कहाँ है वो ये भी नहीं पता है। मतलब जिन बीवी बच्चों के लिए आप विदेश गए कमाने? जी सर। जी सर। वही अब साथ नहीं है? अब वही साथ नहीं है सर। कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है सर, बच्चे नहीं है साथ में, बहुत परेशानी होती है सर। बेटे से जब बात होती है तब कभी सुना आपने? बेटे से बात होती है सर, बहुत परेशान हो जाते हैं सर। जी करता सर बेटे को देख लो, पास आ जाए। क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हो गई? सर गड़बड़ी यही हुआ कि बस उसका क्या था वही जाने सर। हम तो कमाने के लिए गए थे, पैसा दे देते, घर में हर चीज़ सुख सुविधा थी, हमारे घर में सब चीज़ की सुख सुविधा थी। सब सुख मतलब सारी सुविधाएं थी, उसके बाद भी आपकी पत्नी फिर चली गई सर उसका प्रेमी के साथ। क्या उम्र होगी उनकी? सर उसका उम्र 32 साल है। अच्छा, आप लोगों को अंतर? हाँ, 1.5 साल का अंतर है। 1.5 साल का अंतर है। तो जब बच्चों से बात वो करती है तो उस बीच कभी आपने खुद नहीं कहा कि भाई आ जाओ, बाल बच्चे कैसे? सऊदी अरब से आने के बाद सर उसको फ़ोन किया, 2-3 बार फ़ोन किया कि सर आ जाओ अगर नहीं रहना है तो आ जाओ, इधर जो भी कानूनी प्रक्रिया कर लो। तो वो बोल रही है मैं नहीं आऊँगी। तो आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं? नहीं सर, नहीं तैयार है। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर वो आ जाए तो? नहीं सर, हाँ बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा आ जाए सर। जी सर। तो बाल बच्चों की देखभाल कैसे होगी वो नहीं रहेगी तो? सर हम कर लेंगे सर। बाकी तलाक कुछ ऐसा आपने कहा नहीं कि भाई नहीं साथ में रहना तुम्हारी? हमने कहा सर कि वो नहीं रहना है तो आओ अपना कानूनी प्रक्रिया कर लेते हैं, आप जाओ अपने दुनिया में खुश रहो, जिससे हमें भी आज़ाद कर दो। तो सर बोल रही है कि ऑनलाइन तलाक ले लो हमसे। कोई डर है क्या आपको?
कोई डर लग रहा है क्या, जैसे इस तरह की बहुत सी खबरें आ रही हैं कि हाँ भाई दूसरे के संपर्क में आने से कुछ जी सर, घटनाएं हो जा रही हैं? बहुत घटनाएं हो जा रही हैं सर। तो आपको भी कोई ऐसा डर लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? सर डर ये लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कोई घटना ना हो। हम्म। हाँ सर, सबसे ज़्यादा डर हमें उसके भाई से लगता है। उसका भाई मुझे पहले धमकाता था कि घर से उठवा लेंगे। किस लिए? बस ऐसे बोलता है मेरे बहन को ये करता है वो करता है, झूठी फर्जी काम करता है। जी सर। तो फाइनली आप क्या चाहते हो? फाइनली सर वो हम ये चाहते हैं कि वो जाए अपना दुनिया में खुश रहे, हमारा बच्चा हमें दे दे सर। जी सर। थाने वाले से मदद मिल रही? सर कोई मदद नहीं हुई, आज 10 दिन हो गया तहरीर दिए सर, कोई मदद नहीं मिली। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ कुछ? कुछ भी नहीं सर। क्या बोलते हैं वो? सर बोलते हैं कि हम देख रहे हैं। कुछ और तो नहीं कहते? कुछ और नहीं कहते सर, देख रहे हैं सर। ना, तो मतलब ये है कि कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं सर। लेकिन जाते आप रोज हो? डेली जाते हैं सर। अगली खबर जसपुर से है, जहां पर देर शाम किसानों ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं संरक्षक जगजीत सिंह भुल्लर सहित क्षेत्र भर में दर्जनों किसानों ने सुबह 10 बजे से वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय से प्रारंभ होकर उप जिलाधिकारी कार्यालय होते हुए नगर के झंडा चौक पर चले अपने अनिश्चितकालीन अनशन को करीब 10 घंटे के अंदर देर शाम समाप्त कर दिया है। वहीं इस संबंध में अनशन पर बैठे भाकियों के कुमाऊं संरक्षक जगजीत सिंह भुल्लर ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि यह जीत उनकी नहीं बल्कि किसानों की जीत है और साथ ही जिनका उनको भरपूर समर्थन मिला है। भुल्लर ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि वह यह अनशन अधिकारियों के कहने पर नहीं बल्कि अपने किसान साथियों की सहमति पर समाप्त कर रहे हैं। किसानों के धान का भुगतान करने, दोषी वरिष्ठ विपणन अधिकारी और कौशल कुमार पर जांच करने सहित किसानों की सभी मांगों को शासन एवं प्रशासन द्वारा मान लिया गया है और साथ ही आगामी 31 दिसंबर 2025 तक किसानों के खातों में धान का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी किसानों किसी भी प्रकार की वादा खिलाफी की गई या फिर संबंधित अधिकारी या सरकार द्वारा की जाती है तो वह इस बार अकेले नहीं बल्कि उनके साथ अनेक किसान दोबारा धरने पर बैठेंगे। कुछ तहसील के किसानों का भी धान तुलने को पड़ा था, उसे 5500 कुंटल की लिमिट बढ़ाने की हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात करी आ रही है ना। और दूसरा जो पेमेंट है उनका निकेश जी से बात हुई है, कच्चे आड़त का पेमेंट उन्होंने 31 तारीख तक दिलवा देंगे और जो भी धान कच्चे आड़त का कुछ नहीं चढ़ा उसकी भी चढ़ाने की उन्होंने जिम्मेदारी। वो भी जो संगठन की आगे रणनीति बनेगी, बैठक होगी, उसके बाद में बताएंगे। कम से कम ये 8-9 घंटे अनशन चलाएंगे। ये हमारे पूरे जसपुर क्षेत्र के किसान थे, कुछ बाहर क्षेत्र से भी हमारे किसान यूनियन के पदाधिकारी आए। यहाँ कुछ तहसील के कानून साहब आए थे, SDM साहब और तहसीलदार साहब की तो आज वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, हल्द्वानी बता रहे हैं। दूसरा CO साहब आए थे, SP साहब, तो वो SP साहब कोतवाल साहब थे यहाँ। मैं जसपुर से भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश उपाध्यक्ष। बंधुओं को सबका धन्यवाद, कोतवाल साहब का, मिल एसोसिएशन, SDM साहब का, और सबसे ज़्यादा विशेष जो हमारे किसान देवता हैं, किसान जो ताकत है, उनका सबसे बड़ा धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम जीते हैं। ये जीत आप मेरी नहीं है, ये किसानों की जीत है जो सुबह से लेकर तक बैठे हैं, ठंड में बैठे मेरे साथ, उनकी ताकत के साथ मैं बैठा हूँ। बात इस बात करी, जितने बिंदुओं पे हमारी चर्चा होनी थी उन चर्चाओं पे बात हुई है। SDM साहब ने पूरी विश्वास दिलाया और एक चीज़ से कहा है कि जो बात कह रहे हैं इम्प्लीमेंट होगी, हमारी शर्तें माननी गई हैं, कल से वो उस पर काम किया जाएगा। अगर शासन प्रशासन हमारी एक बात से मुकरता है या पीछे हटता है तो हम फिर भी यहीं पर ही हैं। ये चेतावनी के तौर पर हमने इनसे कहा है कि अगली बार अगर इन्हें कोई वादा खिलाफी की तो फिर हम SDM का DM की भी नहीं सुनेंगे। और SDM साहब, कोतवाल साहब या CO साहब, इनको तो हम मिलेंगे भी नहीं। अरे वादा खिलाफी होती है। उसके साथ साथ सभी किसानों का धान तोलेगा, पेंडेंसी क्लियर होगी, UCF के लिए कल रणनीति बनेगी। जो SMI कौशल कुमार है उसके खिलाफ जांच होगी और कौशल कुमार जांच में सहयोग करेगा और हम उनको प्रूफ देंगे सरकार को कि उसने कैसे कैसे घोटाला किया है, और एक एक दाना तोलेगा और सबकी पेंडेंसी क्लियर होगी। इन शर्तों पे आज मैंने सभी की सहमति से, किसानों की सहमति से, मैं किसी अधिकारी की सहमति से धरना खत्म नहीं किया, मैंने किसानों से सहमति दी है, किसानों ने हाथ दिया तो मैंने धरना खत्म किया, अपना आमरण खत्म किया। फोन पर SDM साहब थे, CO साहब मौके पे थे, कोतवाल साहब मौके पे थे, और साथ में उनके सपोर्ट में मिल एसोसिएशन की तरफ से निकेश अग्रवाल जी, जो कि एक RFC की तरफ से नुमाइंदा भेजे गए थे,
वादा करने के लिए वो बीच में थे। और मिलर्स की तरफ से भी मिल एसोसिएशन थी, उन्होंने भी अपने कुछ 2-4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर सारी पेमेंट करने का वादा किया। देखिए, हम तो किसान हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तो फिर भी बात मान लेते हैं। बेईमान सरकार करती है, बेईमानी अधिकारी लोग करते हैं। किसान कभी बात से नहीं मुकरता, किसान तो फिर भी मजबूर होकर बात मान जाता है। अब देखना ये है कि सरकार और सरकारी अधिकारी अपनी बात पर पूरी करते हैं नहीं करते। मैं फिर यहीं पर ही हूँ, किसान भाई मेरे साथ हैं। अगली बार इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आज तो मैं अकेला बैठा हूँ ना, अगली बार 10 भाई मेरे साथ इससे भूख हड़ताल में बैठेंगे। और अगली बार फिर हम सीओ साहब तक से भी हम बात नहीं करेंगे, ना एचएम साहब से बात करेंगे, फिर कोई और ही आएगा तो उससे बातचीत होगी। सुबह 10 बजे से लेकर अभी सुबह कितना हो गया, करीबन 10 घंटे मेरा अनशन रहा है। किसानों का भी धान तुलने को पड़ा था, उसे 5500 कुंटल की लिमिट बढ़ाने की हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात करी आ रही है ना। और दूसरा जो पेमेंट है उनका निकेश जी से बात हुई है, कच्चे आड़त का पेमेंट उन्होंने 31 तारीख तक दिलवा। अगली खबर प्रतापगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजा भैया के अस्तबल में आया 1.5 करोड़ का घोड़ा। महाराष्ट्र से तोहफे के रूप में पहुंचा अश्व विजयराज। राजभवन में बेती में राजा भैया ने तिलक लगाकर किया उसका स्वागत। मारवाड़ी अश्व विजयराज को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़ और साथ ही पिछले महीने ट्रोजन घोड़ा भी राजा के अस्तबल में आया हुआ था।
खबर महोबा से है, जहां महोबा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने अटल स्मृति सम्मेलन में शिरकत की। यहां बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री निषाद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का महानायक बताते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रामकेश निषाद आज महोबा पहुंचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की याद में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन का। महोबा की बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा और जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर मंत्री का स्वागत अभिवादन किया है। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल जी न केवल एक राजनेता थे, बल्कि भारतीय राजनीति के एक ऐसे महानायक थे जिनकी प्रेरणा से आज देश राष्ट्र की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और मंत्री जी ने बताया कि यह वर्ष अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता पूरे उत्साह के साथ मना रही है। अपने संबोधन में रामकेश निषाद ने अटल जी के ऐतिहासिक योगदान को भी याद किया है। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम महोबा विधानसभा के अंतर्गत जिला कार्यालय में संपन्न हुआ है। आज जिले के कार्यकर्ता और पूरे देश में और दुनिया में जो उन्होंने देश को, राष्ट्र को निर्माण में प्रेरणा दिया है और उनके जन्म दिवस को जन्म शताब्दी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवनी से परिचित हैं, उनके जन्म दिवस और जन्मोत्सव को मनाने के लिए सभी जगह सहभागिता करते हैं। उन्होंने जो देश के निर्माण में अपना योगदान और वो हृदय कवि सम्राट थे और उनकी जीवनी जो इतनी महत्वपूर्ण प्रेरणा के साथ में हम लोगों को प्रेरित करती है कि राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के निर्माण में जो उन्होंने योगदान दिया है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या सैनिकों के कल्याण के लिए हो, कृषि के क्षेत्र में हो, नदियों को जोड़ने की जो उनकी मंशा थी और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो लेकर के आए थे और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो उन्होंने दिया था, निश्चित रूप से आज ये राष्ट्र निर्माण के साथ में देश प्रगति कर रहा है। उन्हीं की प्रेरणा के साथ में हमारे यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी भी लगातार लोगों के लिए और आम लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह से भारत जो आदरणीय नेतृत्व ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, आज उस कदम की ओर आगे बढ़ रहा है।
खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौकशी के खिलाफ एक कार्रवाई की है। जनपद में गौकशी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना कटघर पुलिस ने शुक्रवार देर रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौकशी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुठभेड़ में 2 आरोपी अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार दिनांक 27 दिसंबर 2025 को रात करीब 4:20 पर थाना कटघर क्षेत्र में गौकशी की सूचना पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध अभियुक्तों से सामना हुआ। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गए हैं, जबकि एक अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी कटघर के पर्यवेक्षण में टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को दबोच लिया है। और साथ ही आपको बता दें, इन अपराधियों के खिलाफ इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि अभी तक इस मामले को देखते हुए कोई उच्च अधिकारियों के बयान सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने मौके से अवैध असलहे, कारतूस, मीट काटने के उपकरण और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार अभियुक्तों में रऊफ पुत्र शकील निवासी सहदुल्ला थाना मूंढा पांडे मुरादाबाद उम्र करीब 28 वर्षीय, घायल इकरार पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला हरिपुर टंकी के पास थाना गुन्नौर जनपद संभल उम्र करीब 34 वर्षीय और घायल शने आलम पुत्र मोबिन निवासी सहदुल्ला थाना मूंढा पांडे मुरादाबाद उम्र करीब 23 वर्षीय। बरामदगी में 2 अवैध तमंचे, 315 बोर व जिंदा कारतूस, मीट काटने के उपकरण आदि और एक मोटरसाइकिल व साथ ही एक लाइटर व पानी की बोतल। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्य अभियुक्त रऊफ पर गौकशी, पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट और गंभीर धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज है। कटघर पुलिस की को तस्करों से मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला रहा है और क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, गोकशी के जितने अपराधी हैं उनका सत्यापन का काम यहाँ हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इंटेंसिफाई किए हैं। और इसी में SHO कटघर को सूचना मिली थी कि कुछ इस तरह के अपराधियों का मूवमेंट थाना कटघर क्षेत्र में है। इसमें हम लोगों ने टीमें लगाई थी और आज मॉर्निंग में ये 3 लोगों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। ये कल्याणपुर अंडरपास की तरफ मूव कर रहे थे। हमारी टीम ने घेराबंदी की और उसमें हम लोगों की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। ये बाइक पे थे और उसके बाद इन लोगों ने टीम पे अटैक किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें 3 जो बाइक सवार थे उसमें से 2 घायल हुए। एक का नाम रऊफ है जो सकटुक नगला का रहने वाला है और दूसरा इकरार है जो संभल का रहने वाला है। ये दोनों घायल हुए। इन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर 10 मुकदमे और एक के ऊपर 14 मुकदमा है पहले का। और इनके साथ एक साने आलम था, वो उसको कॉम्बिंग में पकड़ा गया। इस प्रकार ये 3 जो शातिर गौकस के अपराधी थे इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। 2 घायल हो गए थे और एक को हम लोगों ने कॉम्बिंग में पकड़ लिया था। इनके पोजीशन से बाइक बरामद हुई है और इसके साथ साथ असलहे वगैरह बरामद हुए हैं। इसमें भी इनको अभी अरेस्ट करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में देर रात पुलिस का एनकाउंटर हुआ है और साथ ही नाबालिग से दुष्कर्म का वांछित बदमाश घायल। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और इससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, अगवानपुर रोड ग्राम भटवाली के पास निर्माणाधीन पुल के नजदीक गश्त कर रही पुलिस टीम पर एक संदिग्ध बाइक सवार युवक ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद से उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में था वांछित। पकड़े गए आरोपी की पहचान आसिम पुत्र शौकीन उम्र करीब 32 वर्षीय निवासी सोमवार का बाजार थाना सिविल लाइन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 दिन पहले नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा था। आपको बता दें, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर गोली चलाने की इसने नहीं हिचका और साथ ही अवैध हथियार व कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है और भारी पुलिस बल तैनात है। घटना की पूरी सूचना मिलते ही CO सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। गश्त के दौरान आरोपी की गतिविधि संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ में की गई पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, इसमें वह घायल हो गया। पूछताछ में किया अपराध कबूल। सर, मुराद के सिविल लाइन थाना पुलिस ने जो है मुठभेड़ के दौरान एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करा है। पहले भी दुष्कर्म कर चुका है ये किसी और के साथ। क्या पूरा प्रकरण है और क्या इसमें कार्रवाई की है? देखिए, 25 तारीख को एक FIR दर्ज हुई थी थाना सिविल लाइंस पर। उसमें ये एक नाबालिग बच्ची के साथ आसिम नाम का एक
व्यक्ति था जिसने दुष्कर्म किया था। उस सूचना पर तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करने के बाद आसीम की खोज में हमारी टीम लगी थी। इसके बारे में सूचना मिली थी कि ये इधर ही है और मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने कल इसको जो यहाँ पे भटौली के पास निर्माणाधीन पुलिया है वहाँ पे इसका लोकेशन मिला था। उसमें हम लोगों ने जब ये लोकेट हुआ वहाँ घेराबंदी की गई और घेराबंदी में इसने हमारी टीम पर ही अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें घायल हो गया और इसने जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म का जो अपराध किया था उसको उसने स्वीकार किया। तत्काल उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद इसको अभी गिरफ्तार करके और उसके बाद जेल भेजा जा रहा है और इसके पोजीशन से असलहे और खोखा कारतूस मोबाइल इत्यादि बरामद हुए हैं और इसमें अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन के सहित सब की जा रही है। सर, जानकारी मिल रही है इससे पूर्व भी ये किसी मुकदमे में पॉस्को में जेल गया था। देखिए, इसके पहले भी ये अभी कुछ दिन पहले ही ये बेल आउट हुआ था और इसके बारे में जानकारी हुई थी कि पहले भी एक संभवतः 2022 में एक मुकदमा इसके खिलाफ पंजीकृत हुआ था और उसमें दुष्कर्म और नाबालिग बच्ची के साथ ही ये दुष्कर्म किया था। उसमें जेल भी गया था और उसके बाद ये भी बेल आउट होकर बाहर आया था। पुनः इसने घटना को अंजाम दिया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर महोबा से है, जहां महोबा में खेत में अकेले रह रहे एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। महोबा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुढ़ा गांव में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान की निर्मम हत्या कर दी गई है। खेत पर बने मकान में अकेले रह रहे किसान लाल दिमान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। सिर कुचला हुआ है और गले में तौलिया का फंदा देख इलाके में दहशत का माहौल है। आखिर 60 बीघा जमीन के मालिक इस बुजुर्ग की हत्या किसने और क्यों की है? महोबा जिले के शांत दिखने वाले गुढ़ा गांव में आज चीखों का सन्नाटे के बीच डूब गया शाम। आपको बता दें, यहां रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान लाल दिमान को, जो पिछले 5 वर्षों से अपने पत्नी की मौत के बाद अकेले खेत पर बने मकान में रह रहे थे, उनकी अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी है। वारदात का खुलासा तब हुआ जब उनका बड़ा बेटा हर नारायण रोजाना की तरह अपने पिता को खाना देने पहुंचा। बेटे ने जब पिता को आवाज दी और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह कमरे के भीतर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था। आपको बता दें, लाल दिमान का शव जमीन पर लहूलुहान पड़ा मिला और उसके गले में तौलिया का फंदा कसा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महोबा भेज दिया है। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। अवगत कराना है कि चरखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुढ़ा गांव में गांव के बाहर एक बगिया में कमरे में एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय चरखारी पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ में घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो मृतक है उसका नाम लाल दिमान है, जो लगभग 75 वर्ष की आयु का है। अभी जो प्रारंभिक तथ्य आए हैं उनके आधार पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण लीड्स हाथ लगी हैं इस घटना में। शीघ्र ही इनको पूरा डेवलप करके प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर मथुरा से है, जहां पर स्वीटी सुपारी फैक्ट्री संचालक पर कार्यरत कर्मचारियों ने लगाया गंभीर आरोप। एक लंबे समय से पीएफ नहीं मिलने को लेकर स्वीटी सुपारी फैक्ट्री के सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि इस धरने में करीब 100 से 150 कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका है। स्वीटी सुपारी फैक्ट्री के कर्मचारी पीआर अस्पताल के सामने माहेश्वरी से मसानी जाने वाली रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे पीएफ की कटौती तो की गई है, लेकिन कई वर्षों से उनका पीएफ जमा नहीं किया गया। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि बार बार मांग करने के बावजूद कंपनी प्रबंधन द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया है, जिससे मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा है। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और कर्मचारी अपने पीएफ और अन्य बकाया भुगतान की मांग पर अड़े हैं।
क्या नाम है आपका? सावित्री। अच्छा, क्या मामला है ये? ये मामला जी है भाई साहब, यूँ कह देते हैं हम दे, अब कोई छुट्टी नहीं है आपके लिए, 12 मास काम करो, और आज हमको रिटायर कर रहे, क्यों कर रहे? कौन लोग हैं और कहाँ पर आप कार्य करते वो उसका लव है, उसका नाम सुनील का भाई, कंपनी है, सुनील को बेटा है, छूटी से पहाड़ी। भैया क्या नाम है? मेरा नाम भैया रवि कुमार है। अच्छा, आज यहाँ पर ये जो हंगामा कर रहे हो आप, क्या मामला है? सर हम भैया हंगामा इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर कि हम 10 सालों से इस कंपनी में काम करते हैं। किस कंपनी में? ये सर सूटी सुपारी कंपनी है, ये पड़ती है मसाली लिंक रोड पर। क्या कहते हैं यहाँ मामला क्या है? मामला ये है, 10 सालों से हम काम करते हैं इस कंपनी के लिए, और 10 सालों से हमारा बोनस आता है, हमारा मालिक हमारे बोनस डालता है, तो और हमें दबाव दे के उन पैसों को जबरदस्ती केस में निकलवा के मांगते हैं। मालिक का नाम सुनील अग्रवाल है। क्या कहते हैं हमारी और पीएफ से रिलेटेड समस्या भी है, हमारे पीएफ भी ढंग से नहीं आता है, हमारा पैसा काटा जाता है, वही हमारा डाला जाता है, अपना पैसा कोई नहीं डालते हैं भी। क्या कहते हैं अगर हम कोई भी लेबर अपनी समस्या के लिए छुट्टी करती है, भी कोई लेबर करती है, तो महीने बनने 15 निकले घर बैठा दिया जाता है उन लेबर को। अच्छा, बोनस आपके कब आया था? सब 10 सालों से आ रहा है बराबर, कल भी आया है, कल भी आया, तो कल भी उन्होंने हमसे मांग कर दी है अपनी, क्या कहा कि अपनी पासबुक लेके आओ, पैसा देना है। किसको देना है? मालिक को देना है। मालिक अपने कर्मचारियों से बोल देते हैं कि लेबर से कहो कि पासबुक लेके यहाँ पैसे दें। किस लिए? अब जी साहब हमें मालिक नहीं पता, ले जबरदस्ती हमसे लेते हैं, हमें नौकरी की वजह से देना पड़ता है पैसा इन लोगों को। किसी को शिकायत पहले हमने सर हमें सब नॉलेज नहीं थी इससे पहले, जो इसी बार से योगी आदित्यनाथ ने जो सूचना डाली थी यूट्यूब के दौर पे, न्यूज के दौर पे, हमें उसके आधार पे मालूम पड़ा था कि पैसा हमारा होता है और हमें चाहिए पैसा है। हमने इसलिए अपने लेबर से कह के समर्थन बनाया है कि पैसा हमें चाहिए, और हमने पहले मालिक ने मना कर दी थी कि हमारे अकाउंट में पैसा मत डालो तो बिल्कुल भी। लगभग एक अकाउंट में कितना पैसा आता था? पहले कम से कम 35 हज़ार रुपये तक आया है, फिलहाल में 25 हज़ार तक आया है प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में अब आया 25 हज़ार तक है। नहीं हमारे हर साल आता है बोनस का पैसा 25 हज़ार रुपये, पहले आता 35 हज़ार आया था पहले इससे पहले 10 सालों तक, अब वो क्या कहते नहीं 25 हज़ार तक आया है। 10 दिन को घर भगा दे, जैसे 10 दिन को घर भगा देते हैं, 1 दिन की छुट्टी लाई हमने, तो हमें 10 दिन को घर बैठा देते, 15 दिन को, और गाली गलौज करते हैं हमसे, और बदतमीज से बोलते हैं, तू तड़ाक बोलते हैं, सारी लेबर थे, चिंटू भाई साहब बोलते हैं, तू तड़ाक बोलते हैं, चिंटू भाई साहब। खबर मथुरा से है, जहां पर 8 अवैध कुटियाओं को हटाने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि मथुरा में यहां पर 8 अवैध कुटियाओं को बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, और साथ ही अब यहां पर 34 वैध साधु संतों की कुटिया स्थापित कर दी गई है। प्रशासन ने बंशीवट से 8 अवैध कुटियाओं को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर 34 वैध साधु की कुटियाएं हैं, और साथ ही एसडीएम ऋतु सिहोरे के निर्देश पर मांड स्थित बंशीवट अवैध निर्माण को बुलडोजर इस पर चला है, और उत्तर प्रदेश विकास परिषद ने 34 कुटियाओं को वैध माना है। अन्य लोग धन या वस्त्रों के लालच में आए दिन आ जाते हैं, और साथ ही साधु वेश में लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, रात को घर चले जाते हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने नायब तहसीलदार रूबी यादव को अन्य अधिकारियों के साथ भेजकर बुलडोजर से अवैध कुटियाओं को ध्वस्त करा दिया है। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में 2 बीएलओ ने 700 से ज्यादा जिंदा लोगों को दिखाया मरा हुआ। मथुरा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के तत्वाधान में बलदेव के गांव कंचोली घाट की दर्जनों महिलाओं व पुरुष शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन शनिवार की छुट्टी होने के कारण जिला अधिकारी से उन लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी, तथा उन्होंने एक अन्य अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि बलदेव गाँव के कंजौली घाट में करीब 3000 वोटर हैं, उनमें से सिर्फ 2000 लोगों के ही नाम SIR में शामिल किए गए हैं, जबकि 750 से ज्यादा लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया है, जबकि वह सभी जिंदा हैं। और साथ ही यह कारनामा BLO नरेंद्र कुमार, अमित कुमार व वर्तमान प्रधान उदयवीर सिंह के साठगांठ करके SIR की लिस्ट बना दी है, तथा 18 वर्ष से कम आयु के बिना जांच की वोट बना दिए हैं। इसे लेकर सभी गांव के लोग उप जिलाधिकारी से मिलने, लेकिन यहां पर कोई संतोषजनक ना तो कार्रवाई हुई और ना ही कोई जवाब दिया गया, जिसे लेकर सभी ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मांग की है कि जो वोट नहीं बढ़ पाए हैं उन्हें SIR की सूची में दर्ज कराया जाए।
बड़ी संख्या में डीएम साहब के कार्यालय पर बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला आपका? लोगों के वोट कटे हमारे यहाँ पे। कैसे कटे, क्या कारण रहा, पूरी सारी प्रक्रिया बताओ। तहसील हमें मालूम पड़ी है कि मैं वोट कटे लोगों ने आगे संज्ञान में आए डीएम साहब के यहाँ बताइए। कितने लोगों के वोट कटे हैं? करीब 700 के कचू पर है। तो किसके कहने पे कटे हैं, कौन ने कटवाए हैं, कौन है काटने वाला, क्या है पूरा? बीएलओ ने काटे हैं। कौन है बीएलओ, क्या नाम है बीएलओ का? नाम बता रहे। तुम्हारा? मेरा नाम गायत्री है। कहाँ की निवासी हो? कंजौली घाट कमोरा। डीएम ऑफिस आई हो, क्या है पूरा मामला? आए कि हमारे वोट कटे तो कटे कैसे, हमें चाहिए अपना वोट, अपने वोट पे हक को हमें नहीं, हमारा वोट क्यों कटे हो, कैसे कटवायो, कौन कटवायो। बात ये है हमारे वोटों पे हक हमारा जो मेलन को पूरा न हक। बात ये हमें वोट चाहिए हमारा, हम देवे चाहे ना देवे, हाँ मतलब जी कहे को, और ना तो वोट हमारे ना बढ़ रहे तो BLO में वो जो सस्पेंड है जाए। बात जी है हमारी। कटवाए किसने आपकी वोट है? प्रधान ने कटवाए, BLO पे कटवाए। हाँ पिछली बार आपने वोट डाली थी? हाँ बार 21 में डाली। 25 साल से वोट डाल रही हूँ मैं, 25 साल से। ऐसा क्या हुआ जो प्रधान की वोटों को कटवा दिए, बाकी मर्जी उसको वोट नहीं दिया, ऐसे कटवा दिया, उसको बाद में वोट नहीं मिला, कटवा दिए। मतलब यही बाको मतलब यही तो है, बाको मतलब यही है कि वोट कटे तो कटे कैसे हमारी। इतनी गद्दारी क्यों करी है इसने? जो ये वोट काटी है, जो ऐसी गद्दारी क्यों, गंदा काम क्यों किया है इसने? ये प्रशासन के लिए इसलिए आए हैं हम कि हमें अपनी वोट चाहिए। वोट चाहिए आपको, अपना वोट पे हमें वोट देने चाहिए, वोट के लिए आए हैं हम, चाहे लड़े चाहे ना लड़े। ईमानदारी से लड़ो, गद्दारी की है, सजा होनी चाहिए उनकी। राजनीति नहीं पड़ते, वोट में ऐसा वोट लड़ जाते, गुंडागर्दी थे तो लड़ रहे हैं, हमारा वोट ऐसा ना हो, मिलना चाहिए हमें, चाहिए बिल्कुल वोट हमें, चाहे हमें देवे चाहे ना देवे, हमारी तो गुंडागर्दी है। धर्मती कहाँ से आई हो? कंजौली से। अच्छा, क्या मामला है डीएम कार्यालय आए हो? ये डीएम के पास हमें आए क्या हमें 50 साल हो गई देते देते, अब हमारा वोट क्यों कटा, किस लिए कटा है? ऐसा क्या कारण है जो आपकी वोट कट गई? अब हमको क्या पता, गंदा साला ये बताया जो हम 50 साल से दे रहे हैं, अब हमारे क्यों कर दिए, हमारा वोट क्यों कटाएगी? मतलब आपका कहना है कि आप जीवित हो और लिस्ट में आपको मृत घोषित कर दिया है। कितनी महिलाओं को मृत्यु घोषित किया है? सबको घोषित कर दिया है 520। वोट ही नहीं, और क्यों काट दिया गया है, किस लिए काटा गया है, हमारा वोट किस लिए काटा गया, क्यों काटा गया है? इतने सालों से हम वोट देते आ रहे हैं और फिर भी हमारा वोट काट दिया गया, हमें वोट से वंचित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों कर रहा प्रधान, ऐसा क्या कारण रहा? पता नहीं क्या कारण है, हम अपना वोट किसी को भी देना चाहें, इस वजह से वो कहते हैं कि हमें वोट दो, हम नहीं देना चाहते उनको वोट। किस समाज से प्रधान है ये? ये जाट है। जाट है। आप लोग कौन हो? हम जाटा में हैं। वोट काटने का मामला प्रकाश में है, क्या है पूरा मामला? जी हमारे रविंद्र चौधरी जी हैं और हमारी आज़ाद समाज पार्टी से वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। आपने संज्ञान में डाला है जानकारी करके कि करीब 600-700 वोटों को मृत घोषित करके BLO ने और उनको काट दिया है, और उनकी जगह पे या अन्य 150-200 वोट गलत तरीके से फर्जी 400 बनाए, 400 वोट 425 बना दिए, और ये एक प्रभावशाली प्रधान के हिसाब से किया गया काम लोकल। चौधरी रविंदर सिंह बता रहे हैं, चौधरी रविंदर सिंह जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, तो फिर ये पारदर्शी चुनाव कहाँ से हो जाएगा? आप जब वोटों को ही काट देंगे और एक व्यक्ति के घर पे बैठ के वोटों को बना रहे हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो ये अनर्थ है और लोकतंत्र की हत्या है। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम भीम आर्मी इसका डटकर मुकाबला करेगी, विरोध करेगी, और ऐसे जो BLO है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है प्रशासन से। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज चौधरी है। डीएम कार्यालय आए हैं वोटों की समस्याओं को लेकर, क्या है पूरा मामला आपका? हमारी ग्राम पंचायत में से 750 वोट जो काटे गए हैं, जो लोग जीवित हैं उनके वोट काटे गए हैं, और जो फर्जी वोट छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी फर्जी वोट बनाए गए हैं। इसलिए जो हम यहाँ आए हैं, और किसी का मत का अधिकार नहीं, मत का वो नहीं होना चाहिए, और
सबके जो वोट जो कटे हैं वो सबके बढ़ने चाहिए। आपको कैसे पता और पड़ी जो वोट कट भी चुके हैं? इसमें भ्रष्ट हैं, लिप्त हैं, कोई अधिकारी हो या प्रधान हो या सेक्रेटरी हो या तुम्हारा BLO हो, कोई भी अधिकारी इसमें भ्रष्ट है, उनकी जांच हो और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आपको कैसे पता पड़ी वोट कट चुके हैं? लिस्ट है हमारे पास, 2021 की लिस्ट है, 2025 की लिस्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो उनको ही पता होगा, हमें क्या पता क्यों हो रहा है। चुनाव को एकतरफा करने के लिए है। जी बता, क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। DM साहब के कार्यालय पर आए हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं, क्या है पूरा मामला आपका? ग्राम पंचायत कंजौली घाट में 2021 का चुनाव हुआ था, उसमें 29 से 37 वोट थे। उसके बाद अगस्त में 20 अगस्त को इनके BLO नियुक्त किए गए शासन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से। उनमें से एक नरेंद्र कुमार और अमित कुमार, 2 BLO प्राथमिक विद्यालय नगला लेखा के थे। उन्होंने आज तक किसी भी गांव में जाकर किसी का न तो वोट बढ़ाया न घटाया। गांव में जाके केवल अपने स्कूल में ही बैठकर और फर्जी 450 वोट बढ़ाए हैं, और जो जीवित लोग हैं 750 वोट काटे गए हैं, वो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। तो कौन से लोगों ने काटे हैं ये वोट? BLO ने किसके कहने पर काटे हैं ये? BLO ने वर्तमान प्रधान के कहने पर। क्या नाम प्रधान का? उदयवीर सिंह। तो ये क्यों कटवाए वोट उन्होंने, के वजह क्या रही? वजह ये रही कि अपना चुनाव आराम से जीत लेंगे, जब वोट ही नहीं होंगे तो जनता के अपने वोट बढ़ाए गए हैं, अपनी पार्टी के वोट बढ़ाए गए हैं, अपने लोगों के वोट बढ़ाए गए हैं। अब आप यहाँ पर आए हैं DM साहब के यहाँ पर, क्या आश्वासन DM साहब से चाहते हैं आप? क्या पहले तो खबर बदायूं से है, जहां लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में भव्य बहुविषयक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया और साथ ही PTM लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल बदायूं में बहुविषयक प्रदर्शनी का भव्य सुव्यवस्थित एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रचनात्मकता, नवाचार, तर्क सोच और साथ ही विभिन्न विषयों की गहन एवं व्यावहारिक समझ विकसित करना था। इस बहुविषयक प्रदर्शनी में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षाओं तक, उच्च कक्षाओं तक के लगभग 410 विद्यार्थियों ने सक्रिय भागिता की है, जिनके द्वारा करीब 300 से अधिक आकर्षक एवं कार्यशील मॉडल तैयार किए गए थे। और साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार अपर जिलाधिकारी बदायूं रहे। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कार्यशैली एवं ज्ञानवर्धक मॉडलों का अवलोकन कर उनकी सराहना की तथा कहा कि इस प्रकार के शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और साथ ही विज्ञान विशेष में विद्यार्थियों ने इलेक्ट्रिक लिफ्ट और साथ ही जल शोधन प्रणाली, न्यूटन डिस्क, इलेक्ट्रिक हार्ट, मानव पाचन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र और अतवल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, पत्ती का प्रदर्शन, फूल के भाग जैसे कार्यशैली मॉडल प्रस्तुत किए। साथ ही वहां पर खेती, फसल संरक्षण प्रणाली और सिंचाई, जैविक खेती, तंत्रिक कोशिका और साथ ही प्रकाश संश्लेषण एवं स्वर्ण क्रिया और साथ ही आधारित मॉडल का भी आकर्षण केंद्र वहां पर रहे हैं। और साथ ही सामाजिक विज्ञान में जल चक्र, EVM, लोकतंत्र, भारत का भौतिक स्वरूप, ऋतुएं, नया संसद भवन, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, वर्षा जल संचयन, प्रदूषण नियंत्रण, कार्बन अवशेषकों और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं, चंद्रयान, अग्नि चेतावनी यंत्र और पवन चक्की, नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र, मौलिक आधार और वायुमंडल की परतें, ड्रिम्प सिंचाई आदि चीज़ों पर वहां पर आदि आधारित मॉडल विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। खेल विशेष में विद्यार्थियों ने फिटनेस, स्वच्छता एवं खेलों के महत्व को दर्शाने वाले मॉडल प्रस्तुत किए। और कॉमर्स विषय के अंतर्गत मुद्रा का विकास, आर्थिक गतिविधियों एवं लेन देन प्रणाली से संबंधित मॉडल भी प्रदर्शित किए। और साथ ही संस्कृत विषय में शिष्टाचार, भाव परीक्षण यंत्रम और साथ ही कार्यकारिणी, गुरुकुलम, समय लेखनम और साथ ही मानासा नमामि, धातु रूपण यंत्रम, शरीर के अव्यय और साथ ही हिंदी विषय में पंचतत्व, ग्राम पंचायत, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि एवं विलोम शब्द पर आधारित शिक्षाप्रद मॉडल प्रस्तुत किए। और साथ ही किंडरगार्टन के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा जंगली एवं पालतू जानवर, ट्रैफिक लाइट, परिवहन के साधन, गिनती, स्वास्थ्य एवं अव्यवस्थ भोजन आदि पर आधारित आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता हेतु सभी के सहयोग की प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक श्री देवव्रत त्रिवेदी, सह संस्थापक तेजस्वी त्रिवेदी, निदेशिका छवि शर्मा एवं रीता शर्मा, शैक्षिक निदेशक देवव्रत त्रिवेदी तथा प्रधानाचार्य दीपक त्यागी जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को और भी बढ़ाया है।
खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ के ट्रामा सेंटर में एक बार फिर से एक अव्यवस्था दिखाई दी। आपको बता दें, लखनऊ के ट्रामा सेंटर 2 में एक बार फिर सुरक्षा कर्मियों की दिखाई दी गुंडई। महिला समेत परिजनों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने जमकर मारपीट की है। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में बना है ट्रामा सेंटर 2, वीडियो हो रहा वायरल। अक्सर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भी सुरक्षा कर्मियों की गुंडई दिखाई देती है। अगली खबर हरदोई से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हरदोई में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस की टक्कर से ट्रैक्टर के उड़े परखच्चे। शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ओवर ब्रिज पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार बस ने एक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के कई टुकड़े हो गए और ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ओवर ब्रिज की रेलिंग में जा लटका। हादसे में ट्रैक्टर चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और साथ ही सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बस की तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की जांच चल रही है और हादसे के अन्य जुड़े तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है। खबर महोबा से है, जहां पर किसान को डसने वाले नाग नागिन को मारकर अस्पताल पहुंचे तीमारदार। महोबा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान को नाग नागिन के जोड़े ने डस लिया। खेत की सिंचाई के दौरान हुए इस घटना के बाद ग्रामीणों ने नाग नागिन को मार डाला। इसके बाद परिजन किसान के साथ मरे हुए सांप को जोड़े को लेकर भी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल परिसर में मरे हुए सांपों को देख मौजूद लोग भी हैरत में पड़ गए। फिलहाल किसान की हालत नाजुक है। महोबा जिले में अंधविश्वास और जागरूकता के बीच झूलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें, अजनर थाना क्षेत्र के अरघट मऊ गांव में 35 वर्षीय किसान नरेंद्र चतुर्वेदी अपने खेत पर सिंचाई का काम कर रहे थे। कड़ाके की ठंड के बीच खेत में काम करते समय अचानक नरेंद्र का पैर घास में छिपे जहरीले काले नाग के जोड़े पर पड़ा था और पैर पड़ते ही नाग और नागिन दोनों ही ने बारी बारी नरेंद्र के पैर पर हमला करते हुए उसे बुरी तरह से डस लिया। जहरीले सांपों के डसते ही नरेंद्र वही जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे। आसपास मौजूद साथी किसानों और परिजनों ने जब यह मंजर देखा तो एकजुट होकर लाठी डंडों से उसे नाग नागिन के जोड़े को पीट पीट कर मार दिया है। मृतक किसान के भाई अजय चतुर्वेदी ने बताया कि सांपों को अस्पताल लाने के पीछे उनका मकसद अंधविश्वास नहीं बल्कि डॉक्टरों की मदद करना था। और उनका मानना है कि यदि डॉक्टर देख लेंगे कि किस प्रजाति के सांप ने काटा है तो इलाज करने में आसानी होगी और सही से एंटी वेनम दिया जा सकेगा। क्या हुआ है? इनको 2 सर्प थे और ये पानी लगा रहे थे खेत में, तो इनका पैर फिसला नरिया के बगल से, तो दोनों सर्प के ऊपर गिरा पैर, तो सर्पों ने काट लिया दोनों ने। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी को फ़ोन किए, गांव के ही चाचा हैं देवेंद्र यादव, उनको फ़ोन किया तो वो आ गए और तुरंत हम लोग महोबा ले आए जिला अस्पताल। और क्या लेके आए थे? और भैया वो लेके आए हैं जिनको सांप ने काटा है, तो डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज चालू कर दिया है। बोतल लग रहा है, एक इंजेक्शन भी लग गया है। सांप भी लेके आए थे? जी, सांप मरे हुए दोनों सांप ले आए हैं। दिखाए ये डॉक्टर इसलिए ले आए हैं कि डॉक्टर साहब देख सकें और सही इलाज कर सकें। खबर चंदौली से है, जहां पर ट्रेनों में लगातार हो रही है शराब की तस्करी। आपको बता दें, आरपीएफ दिलदार नगर और साथ ही शराब तस्करों पर ताबड़तोड़ कर रही कार्रवाई। डीडीओ जंक्शन से चली थी ट्रेन और साथ ही जमनिया जंक्शन पर था अगला स्टॉपेज। चंदौली के धीना स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेन को पास करवाने के लिए रुकी थी ट्रेन। विभूति एक्सप्रेस के शौचालय से आरपीएफ ने शराब का जखीरा किया बरामद। शराब किस स्टेशन से और कैसे किसके ट्रेन में रखा है, ये बड़ा सवाल है। डीडीओ जंक्शन शराब तस्करी रोकने में हो रहा नाकाम। डीडीओ जंक्शन से ट्रेन खुलते ही कुछ समय बाद धीना में पकड़ी गई है शराब अवैध। आपको बता दें, क्या डीडीओ जंक्शन पर चेकिंग के नाम पर की जाती है खानापूर्ति? रेलवे सुरक्षा एजेंसियां शराब तस्कर पर पड़े भारी और साथ ही पूर्व में मनभर शराब तस्करों ने आरपीएफ के 2 जवानों की कर दी थी हत्या। डीडीओ जीआरपी की कार्यशैली पर खड़े हो रहे बड़े सवाल।
खबर कानपुर नगर से है, जहां पर लूट की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। आपको बता दें, कानपुर में एक चोरी की एक वारदात हुई थी। आपको बता दें, थाना स्वरूप नगर क्षेत्र में ऑटो गैंग द्वारा सेल्समैन से स्कूटी व 3.90 लाख की लूट का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 1.73 लाख नगद, स्कूटी, मोबाइल व वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद है। कानपुर नगर पुलिस की त्वरित व प्रभावी कार्रवाई से अपराधियों को भेजा गया है न्यायालय। और श्रीमान पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्री श्रवण कुमार द्वारा दी गई जानकारी। कानपुर कमिश्नरेट में सेंट्रल जोन के स्वरूप नगर थाना पुलिस का खुलासा 72 घंटे में सफल बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बता दें, कानपुर सेंट्रल जोन के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में शराब कलेक्शन व्यापारी से लाखों की लूट का सफल पर्दाफाश हुआ है। और लूट की गंभीर घटना का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और साथ ही पुलिस द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने वाले पकड़े गए आरोपी समीर, शिवम पाल, सोनू राम यादव और साथ ही ज्ञान सिंह को धर दबोचा गया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सिंह की टीम एवं सर्विलांस टीम ने तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में सर्विलांस टीम की भूमिका बेहद अहम रही है। आपको बता दें, बरामद की गई रकम 1,73,000 की नकदी और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया है। शातिरों को गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह, उप रविंद्र राणा और चौकी बेन झाबर, उप निरीक्षक इंदुकांत पांडे, उप निरीक्षक सौरभ सिंह, मुख्य भूमिका सर्विलांस टीम प्रभारी लवकुश मिश्रा तथा उनकी टीम के सदस्यों धर्मेंद्र तिवारी, नवीन और आलोक कुमार विनय ने लगातार मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और तकनीकी विश्लेषकों के आधार पर आरोपियों की गतिविधि पर नजर रखकर अलग अलग शहरों में उन्हें धर दबोचा गया। देखिए, सेल्समैन अपने पैसे का कलेक्शन करके जब आ रहे थे तो ये मोती झील के पास जो 80 फीटा रोड है, करीब रात के 11 बजे इनको ऑटो से टक्कर लगी। फिर इसमें ये बातचीत करने लगे, वो भी उतरे। इनको लगा कि शायद नेचुरल में टक्कर लगी है और इसमें 1-2 लोग इनको समझाने लगे, फिर 1-2 लोग इनसे लड़ने लगे। जो इन्होंने स्कूटी खड़ी की थी, वो स्कूटी लेकर के जब इनका झगड़ा समाप्त हुआ तो देखा स्कूटी गायब है और इसमें इन्होंने 3,90,000 रुपया बताया कि हमारा लेके। हमारी सर्विलांस की टीम में इंस्पेक्टर स्वरूप नगर और इनकी पूरी टीम ने लगे रहे और क्रिमिनल्स को पूरा का पूरा पकड़ा और 1,73,000 रुपया कैश बरामद किया, स्कूटी बरामद की, ऑटो बरामद की। पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। चूँकि ये गंभीर घटना थी, इसकी हमारे पुलिस कमिश्नर सर भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारे जॉइंट CPLO भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो फाइनली ये पूरे एक्यूज पकड़े गए हैं और इसमें 2 एक्यूज पे अच्छे मुकदमे हैं, एक पे 6 और एक पे 8 मुकदमे हैं। तो ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं जो गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपी बताया जा रहा है कि इन्हीं के साथ शायद काम भी करते थे। ये पहले काम करते थे तो कि उनको पता था, लेकिन ये भी बात सही है कि इसमें इन्होंने 2-3 क्रिमिनल्स को हायर पे लिया, जिसमें एक अभियुक्त है जिस पे 8 मुकदमे हैं, एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। ये लोग यहाँ से करने के बाद आगरा भागे, मथुरा भागे, फिर हमारी टीम लगी रही, ट्रेस करती रही। फिर फाइनली जब ये रिटर्न कर रहे थे तो पुलिस की गिरफ्त में आए। कितने लोग पकड़े गए और क्या बरामद की इनके पास? इसमें करीब 6 लोग पकड़े गए हैं और 1,73,000 बरामद हुआ है। एक स्कूटी बरामद हुई है जो गाड़ी घटना में थी, ऑटो बरामद हुआ है और जो बोलेरो यूज हुई थी वो बरामद हुआ।
खबर कानपुर नगर से है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। आपको बता दें, 1 साल पहले हुई थी मृतका की शादी। कुछ माह पूर्व में भी जलाकर मारने का किया गया था प्रयास। गला घोंटकर बेरहमी से की गई महिला की हत्या, आरोपी पति और परिवार हुआ फरार। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। मृतका के परिजनों ने दहेज को लेकर हत्या का लगाया आरोप। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के F ब्लॉक गुजैनी इलाके की घटना पूरी बताई जा रही है। बस करो भाई, पुलिस एकदम देखिए, आज दिन में लगभग 10:30 बजे जो मृतका है उसका भाई राहुल वो थाने पे आया था और उसने इस बात की सूचना दी कि उसकी बहन यहाँ कुचैनी की रोशनी, उसकी डेड बॉडी 2nd फ्लोर पे पड़ी है। उसके सर में काफ़ी चोटें हैं और ब्लड निकल रहा है। और इसमें सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और हम लोग सारे तथ्यों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें जो आरोपित है, इस महिला का पति संजय है और फिलहाल वो अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। इसमें शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करते हुए इस मामले का विधिक निस्तारण किया जाएगा। इसमें इनका पति पत्नी का पूर्व से विवाद था। महिला जो है, इसने पूर्व में इसके ऊपर एक दहेज का मुकदमा लिखाया हुआ था और तब से पति इसके साथ नहीं रहता था। इसका भाई राहुल इसके साथ रह रहा था। कल शाम को भी जब इसका भाई यहाँ आया था तब भी ताला लगा था। तो उसने ये सोचा कि लोग कहीं बाहर गए होंगे। आज सुबह जब पुनः वो आया तो फिर जब देखा घर में ताला लगा है तो उसको कुछ शक हुआ। तब उसने जाके थाने पे सूचना दी और फिर आकर के जब यहाँ देखा गया तो उस महिला का शव यहाँ ऊपरी फ्लोर पे पड़ा हुआ है। हत्या की गई है और इसमें हम लोग अभियुक्त की तलाश कर रहे हैं। अभियोग दर्ज करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी ठोस चीज से ईंटें या कोई ऐसे पत्थर नुमा किसी चीज से इसमें सर पे मार करके उसकी हत्या की गई। केश नारायण भतीजी है, रोशनी देवी। हमको जानकारी भतीजे द्वारा जानकारी मिली कि चाचा यहाँ ताला है, सब लाइटें बंद हैं, बाहर से ताला लगा है और कोई आवाज़ बुलाने पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और हम बगल में पूछा तो कहा कि लड़ाई हुई है और तब से कोई हमें जानकारी नहीं। जब हम भतीजे द्वारा 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि थाने जाइए। थाने की पुलिस ये ताला तोड़वाए थे। तो हम चौकी गए, चौकी में दरोगा साहब आए, उनके द्वारा ताला तोड़ा गया। वहाँ देखा गया, इसमें जाके अंदर घुसे तो भतीजी की लाश अस्त-व्यस्त पड़ी थी। किस तरीके से उसको मारा गया, क्या लग रहा है? अब उसको गला दबा बेदर्दी से मारा गया है। खून निकला है पति द्वारा और 2-3 लोग उसमें शामिल है। कारण क्या था जो इस तरीके से मारा गया? कैसे पहले झगड़ा हुआ था? हाँ, पहले झगड़ा हुआ था तो उसके बाद रिश्तेदारों में सब लोगों ने समझौता के बाद फिर उसको 21/11 को आग से जला डालने की कोशिश की गई तो उसमें बच गई। उसके बाद फिर हम लोग FIR मुकदमा दहेज प्रताड़ना का लगाया तो उसमें भी वहाँ उन लोगों के रिश्तेदारों ने दबाव बनाया जा रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुकदमा वापस नहीं लोगे तो जैसे हमने पहली पत्नी को मार के जला दिया है इसको वही इल्जाम इसके ऊपर होगा। 1 साल हुआ है, 8/12/2024 को हुई शादी। बस करो भाई, पुलिस एकदम
खबर मथुरा से है, जहां आपसी मतभेद के चलते एक पत्रकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बताते हैं पूरा मामला थाना हाईवे के अंतर्गत नरहौली गांव का है, जहां पर पत्रकार हेतराम सिंह के घर के सामने सीताराम पुत्र रामजीलाल पीयूष पुत्र सीताराम का घर है। एक दूसरे के घरों में पुरानी रंजिश के चलते आपसी मतभेद बने हुए हैं और कई बार तो विवाद भी हो चुका है। इसी का फायदा उठाकर सीताराम ने हेतराम के घर के सामने खड़े ऑटो में मादक पदार्थ डलवा दिया और पत्रकार हेतराम के खिलाफ थाना हाईवे में शिकायत दर्ज कर दी। इस बात की जानकारी पत्रकार को लगी, तब अपने घर के सामने खड़े ऑटो चालक से पूछताछ की तो पता चला कि पत्रकार को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पत्रकार हेतराम के द्वारा थाना हाईवे में लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी छवि को धूमिल करने के आरोप में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। खबर बहराइच से है, जहां पर साइकिल सवार बुजुर्ग पर एक तेंदुए ने किया जानलेवा हमला और साथ ही बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कटनिया घाट रेंज में तेंदुए के हमले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। सुजौली थाना क्षेत्र में आज एक तेंदुए के हमले से एक बुजुर्ग घायल हो गया है। साइकिल सवार बुजुर्ग पर अचानक तेंदुए ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस दौरान बुजुर्ग ने संघर्ष कर अपनी जान बचाई है। बुजुर्ग की चीख सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को इलाज के लिए पीएचसी सुजौली ले जाया गया, जहां पर इनका इलाज डॉक्टर आरपी सिंह के द्वारा किया गया है और बेहतर इलाज के लिए बुजुर्ग को सीएचसी रेफर किया गया। पूरा मामला बहराइच जिले के कतनिया घाट रेंज का है, जहां पर सुजौली थाना क्षेत्र के धनिया बेली गांव निवासी रमाकांत 67 वर्षीय अपने घर से साइकिल से मोहकमपुरवा आए थे। वापस लौटते समय गांव के 200 मीटर की दूरी पर अचानक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और बुजुर्ग रमाकांत ने इस दौरान तेंदुए से संघर्ष कर अपनी जान बचाई है। संघर्ष के दौरान उनकी साइकिल भी नीचे गिर गई है और तेंदुए का दांत उनके हाथ पर लग गया है और उनकी आवाज सुनकर आसपास पहुंचे ग्रामीणों ने तत्काल उनका इलाज के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर आरपी सिंह के द्वारा उनका उपचार किया गया है और साथ ही बेहतर इलाज के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीणों के मुताबिक मोहकमपुरवा और आनंद नगर के बीच पिछले 1 महीने से अंदर तेंदुए के कई लोगों पर हमला किए जाने की घटना सामने आई, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक वन विभाग के द्वारा इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या हुआ था? शेर काट लिया था। कहाँ पे? सड़क पर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मोहकमपुरवा से अपने घर जा रहे थे। घर कहाँ पड़ता है आपका? धनियाबिली। अच्छा, कहाँ पे चोट आई है आपके? हाथ में। अच्छा, तो तेंदुआ था? हाँ, तेंदुआ से बड़ा था वो। अच्छा, तो कहाँ पे आए हुए हैं आप? हम अस्पताल में। खबर उन्नाव से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दर्दनाक सड़क हादसा और इस दौरान एक सिपाही की मौत भी हो गई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से मुख्य आरक्षी की दर्दनाक मौत। ड्यूटी से लौटते समय बाइक सवार मुख्य आरक्षी को मारी टक्कर, गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतक मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार PRV 112 में तैनात है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई है। कोतवाली सदर क्षेत्र के हुसैन नगर चौराहे पर हुआ हादसा। अज्ञात वाहन की तलाश में CCTV फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं।
खबर रामनगर से निकलकर सामने आ रही, जहां पर 4 साहिबजादों की शहादत की याद में रक्त शिविर का आयोजन किया गया। रामनगर में 4 साहिबजादों की शहादत की पावन स्मृति में गुरुद्वारा साहब परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पुण्य कार्यक्रम में गुरुद्वारा साहब के सेवादारों सहित क्षेत्र के करीब 50 जागरूक लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अरदास के साथ हुई, जिसके बाद रक्तदान शिविर आरंभ हुई है। आयोजकों ने बताया कि 4 साहिबजादों का बलिदान हमें समाज और मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देता है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए यह शिविर लगाया गया है। रक्तदान करने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में किया गया और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सभी रक्तदाताओं, चिकित्सकों और सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज में सेवा, त्याग और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। इस मौके पर इकबाल सिंह, बलविंदर सिंह कोहली और मनिंदर सिंह और साथ ही तरनदीप सिंह रमन, बलविंदर सिंह सिंटू आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। खबर रामनगर से है, जहां पर रामनगर में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठता हुआ दिख रहा है। महिला से मारपीट और पिस्टल तानने का सनसनीखेज मामला। रामनगर से एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज फैलाने वाली खबर सामने आई है, जिसने इलाके की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक महिला के साथ सरेराह मारपीट, गाली गलौज और पिस्टल तान कर जान से मारने की धमकी देने का मामला। अदालत के सख्त आदेश के बाद पुलिस को आखिरकार मुकदमा दर्ज करना पड़ा। मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता नदीम अख्तर और उनके भाइयों शुफौल्ला व फहीम पर गंभीर आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पीड़ित निशा खान की शिकायत पर की गई है, जो न्याय के लिए पहले थाना और फिर अदालत के दरवाजे तक भटक रही थी और सड़क हादसा बना खूनी संघर्ष में तब्दील। पीड़िता के अनुसार 24 फरवरी की शाम वह अपने पति के साथ स्कूटी से खताड़ी की ओर जा रही थी, तभी एक स्विफ्ट कार चालक शैफुल्ला ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों पति पत्नी सड़क पर गिर पड़े। आरोप है कि हादसे के बाद जब महिला ने विरोध किया तो मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया। शैफुल्ला ने मौके पर अपनी भाई नदीम अख्तर और साथी फहीम को बुला लिया और देखते ही देखते सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई और साथ ही पिस्टल निकाल कर दी जान से मारने की धमकी। निशा खान का आरोप है कि आरोपियों ने उनके पति को बेरहमी से पीटा है और इसी दौरान नदीम अख्तर ने पिस्टल निकालकर उनके पति के सिर पर तान दी। खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी गई है और साथ ही अदालत के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152, 126, 281, 351, 3, 352 और 74 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच में जुटी है। सच क्या है और झूठ क्या है, ये तो जांच पूरी होने के बाद भी साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इन घटनाओं से रामनगर में सियासत, सत्ता और सिस्टम को लेकर बहस जरूर छिड़ गई है। खबर रामनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रधान और साथ ही उनके अन्य लोगों पर मतभेद की एक खबर निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि रामनगर की खबर है, जहां पर रामनगर क्षेत्र में लंबे समय से चर्चा का विषय बने प्रधान पति हाजी शकील अहमद और करनी सेना अध्यक्ष सूरज चौधरी के बीच चल रहे मतभेद आखिरकार समाप्त हो गए हैं। रामनगर कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत और समझदारी के बाद सहमति बनी है, जिसके चलते विवाद पर पूर्ण विराम लग गया है। सूत्रों के अनुसार समाज और क्षेत्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दोनों नेताओं ने आपसी मतभेद भुलाकर सहयोग और सौहार्द का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। इस पहल को क्षेत्र में सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है और स्थानीय लोगों और समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सामाजिक एकता और शांति की दिशा में एक अहम कदम इसे बताया है। माना जा रहा है कि मतभेद समाप्त होने से क्षेत्रीय विकास और सामाजिक समरसता को एक नई गति मिलेगी। उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी बसपा फिलहाल हाशिए पर है। आपको बता दें, हालांकि बसपा एक बार फिर प्रदेश में संगठन को धार दे रही है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने संगठन में बड़े फेरबदल किए हैं। इतना ही नहीं, बसपा नेता 2027 में अपनी दम पर सरकार बनाने तक का दावा कर रहे हैं। हरिद्वार में स्थित बसपा के प्रदेश कार्यालय पर एक बार फिर चहल पहल देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव को 1.25 साल का समय बचा है, तो पार्टी ने संगठन में न सिर्फ फेरबदल किया है, बल्कि पार्टी विरोधी काम करने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी बाहर कर दिया है।
बसपा में मौजूदा समय में 4 प्रदेश प्रभारी और 1 प्रदेश अध्यक्ष, वहीं पार्टी के नेता बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने यूपी में 1 जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 विधानसभा सीट जीती थी। हालांकि 2027 में बसपा नेता युवाओं और अन्य वर्गों को साथ लेकर अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा के मुताबिक बसपा का उत्तराखंड में कोई चुनावी अस्तित्व नहीं है और ना ही बसपा कोई चुनौती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बसपा इस बार 0 पर सिमट जाएगी। बसपा के नेता दावे लाख करे, लेकिन उत्तराखंड बसपा के संगठन में लंबे समय से अस्थिरता पर रही है। हाईकमान के इशारे पर लगातार प्रदेश स्तर के नेता बदले जाना और साथ ही बाहरी लोगों को कमान देना पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी असंतोष बढ़ा रहा है। संगठन हमारा हर जिले में हर बूथ पे स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। और हम जो रिजल्ट 2007 में लेके आए थे, हमारे 8 विधायक जीत के आए थे, तो हम संगठन उस लेवल से यहाँ तैयार कर रहे हैं कि 2007 से बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी जीत के आए और बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी यहाँ पे सरकार बने। और सरकार अगर नहीं बन पाई तो स्थिति ऐसी होगी कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और उत्तराखंड के अंदर जो 33 सीट है, इधर टोटल मतलब प्लेन की 33 सीट है विधानसभा क्षेत्र की, और 33 सीटों में से 33 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। और हम संगठन वहाँ उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि 50% में हमारी जो है ना बहुजन समाज पार्टी रहे और 50% में अन्य पार्टी रहे। देखिए, जब कोई राजनीतिक दल एक आइडियोलॉजी ना हो के किन्हीं व्यक्तियों का समूह बन जाता है, एक परिवार की पार्टी बन जाता है, तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को हटाना या उसको लंबे समय तक रखना, ये उनके हाथ का काम होता है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज के सिनेरियो में जो बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व इस राज्य में वो ना के बराबर है। मैं कह सकता हूँ कि इस राज्य में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं और निश्चित रूप से आज 27 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों की दृष्टि से बहुत आगे है और बसपा या इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों का यहाँ कोई बहुत ज़्यादा वजूद। खबर चंदौली से है, जहां शादी के नाम पर ठगी करने का मामला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, चंदौली की खबर है। शादी के नाम पर ऑनलाइन सहित 1,80,000 रुपए की ठगी हुई है। आपको बता दें, शादी के 5 घंटे बाद खुली लुटेरी दुल्हन की पोल। 3 दलालों ने शादी का झांसा देकर 1 लाख नगद व 80,000 ऑनलाइन करा लिए लड़का पक्ष से भुगतान। शादी होने के बाद डीडीयू जंक्शन से वापस MP जाने पर लड़की ने किया हंगामा। चाय पीने के बहाने स्टेशन के बाहर भागने लगी नई नवीली दुल्हन। मामला बिगड़ता देख लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। स्थानीय लोगों ने डायल 112 को दी सूचना। मामला थाने में पहुंचने पर पुलिस कर रही जांच पड़ताल। MP का रहने वाला लड़का बिहार राज्य के डेहरी आनसोन की है लड़की और दलाल, और साथ ही MP के इंदौर निवासी राजीव वर्मा ने अपने ठगे पैसे वापस कराने को लेकर पुलिस से लगाई है गुहार। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा पूरा मामला। नहीं तो मना कर दे। देखना अब भी टाइम में आपके पास ये लड़का है, ये देख लीजिए, ये लड़का है और ये आप हो। अगर आपको जम रहा है लड़का तो आप शादी के लिए हाँ करिए। अगर हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आपसे। अच्छा है ना। ये हमारे साथ में ये गनौरी जी बैठे हुए हैं, 1 लाख रुपए ले लिए हैं और अब इनने गुंडे बुलवा लिए थे हमारे लिए। गुंडों के बाद में हमको किडनैप करवा लिया, बिंदु कड़ा दी थी हमारे पे, मेरी माँ पे और मेरे पे बिंदु कड़ा दी थी इनके आदमियों ने। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार मेघवाल है। राजकुमार जी, कोतवाली है, क्या मामला है पूरा? कोतवाली मामला ये है कि यह मेरा ससुराल है डेरी के पास सतुए कर्मा।
बिहार में? बिहार में। क्या हुआ था, आप पुलिस लाइए, क्या हुआ? हमारे साथ ऐसा हुआ कि मैं आता रहता हूँ यहाँ ससुराल में, और मेरे ससुराल के पास में दलाल रहते हैं 3, अजीत कुमार, दीनदयाल और गनोरी मिस्त्री की दुकान है धनवती पुल पे। आपके साथ घटना क्या हुआ है? मेरे साथ घटना ये हुई है कि हमको धोखाधड़ी में और रेप के ये इनके सिलसिले में फंसाया गया। मेरे मामा जी का अपहरण करा गया है, और अपहरण करके ये बोला गया है कि 5 लाख दे ना तो ये गोली मार देंगे। नाम परिचय बताइए। जी मेरा नाम हंसराज है। हंसराज जी, मुझे कोतवाली हैं, क्या पूरा मामला है? जी पूरा मामला क्या है? जी थाने पे हैं? जी थाने पे आए हम। लड़की वाले ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, और हमारे साथ बहुत धोखाधड़ी करी इन्होंने। क्या धोखाधड़ी में क्या हुआ? धोखाधड़ी में क्या हुआ? धोखाधड़ी में क्या हुआ? हमारे लड़के को भी अपहरण करने की कोशिश की इन्होंने, और इन्होंने गुंडे बुलाए वहाँ पे, और लड़के के माँ को और लड़के को दोनों को गाड़ी में बिठा के जंगल में लेके गए, और जंगल में लेके के छोड़ा इन्होंने, और वहाँ जाके गुंडे बुलाए इन्होंने। तो आपने कोई सूचना कब दी थी? सूचना हम 112 पे हमने कॉल किया है, और ये पुलिस आई है, उन्होंने हाथों एक्शन लिया और हमारे को थाने लेके आई है। आपका नाम मुझे बताइए। मेरा नाम राजीव वर्मा है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपके साथ क्या घटना हुई है? सर मैं डेयरी जंक्शन में, मेरा भांजा जमी रहता, भांजी बहू रहती है, यहाँ पर मैं आया था, और मेरे भांजे भाई के पास में गनोरी मिस्त्री करके एक दलाल है, एक दीनदयाल है, और एक और का नाम अजीत। कहाँ का रहने वाला है? ये सब वहीं पर ही डेयरी जंक्शन का आसपास में रहने वाले हैं। राज्य क्या है? बिहार? बिहार के रहने वाले हैं। मेरे साथ में इनने धोखाधड़ी करी है, प्लस मेरे साथ में 1,80,000 रुपए की ठगी करी गई है। पहले शादी करवाने के नाम से मेरे से पैसे लिए गए हैं। 1 लाख रुपए तो पहले मेरे से ले लिए गए थे, फिर उन्होंने गुंडे बुलवा लिए, और उनका वीडियो मैंने बना लिया था। एक दलाल को मैंने पकड़ के रख रखा था, वो पकड़ के रख रखा था, तो उसने मेरे को पूरा कबूलनामा कर रखा है कि आपको भैया आपको लड़के हम देंगे। दूसरे दिन हमको 1 लाख रुपए एक दिन पहले ले लिए, दूसरे दिन लड़की से हमारी शादी करवाई। 5 बजे के आसपास मेरी शादी हुई है आज के दिन। और आपको शादी में कितने दिन हो गया? आज ही के दिन शादी हुई है। कितना घंटा हुआ? 5-7 घंटे हुए हैं। 5 बजे। तो आप बताइए। कविचंद भाई। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। यहाँ मुगल साहब के आई थी, क्या मामला था? हम ये बहू को लेने हमको बुलाए दलाल में शादी के लिए, तो हमारी शादी करवा दी। हम तो 1.5 लाख रुपए लिया, 40,000 रुपये भी गिन के दिया। खबर वाराणसी से है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने फॉर्च्यूनर से एक छात्र की बाइक को घसीटा है। आपको बता दें कि एक ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने अपनी फॉर्च्यूनर कार से एक छात्र की बाइक को घसीटा है। वाराणसी में 700 मीटर तक घसीटा राहगीरों ने कार में तोड़फोड़ की। वाराणसी में फॉर्च्यूनर कार चालक ने छात्र की बाइक को करीब 700 मीटर तक घसीटा है। यह घटना कैंट थाना क्षेत्र के अर्दली बाजार पुलिस चौकी के पास हुई है। आरोपी चालक चंदौली के धानापुर से ब्लॉक प्रमुख अजय खलनायक का बेटा बताया जा रहा है। घटना कल शाम की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फॉर्च्यूनर चालक ने पहले छात्र की बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद वह विवाद के बढ़ने पर चालक ने बाइक को अपनी कार से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया, और साथ ही 700 मीटर तक बाइक घसीटने से सड़क पर चिंगारियां उठती और तेज आवाज आती रही, और इस दृश्य को देखकर राहगीर सहम गए और अपनी जान बचाने के लिए सड़क किनारे भागे। कुछ गुस्साए राहगीरों ने फॉर्च्यूनर कार को रोककर उसमें तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को भीड़ के गुस्से से बचाया है। पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार चंदौली के धानापुर ब्लॉक प्रमुख अजय खलनायक के बेटे की है। गाड़ी अजय सिंह खलनायक की पत्नी मीरा सिंह के नाम से आरटीओ में पंजीकृत है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।